तो फ्रांसवा किने, and Francois is of course Francis, but you know he's French. So he was a physician. किसी ने इस कोर्स में पहले भी ये कहा कि सर ये सारे फिजिशियन क्यों होते हैं, मगर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर सारे क्यों होते हैं, मगर होते हैं, बहुत सारे फिजिशियंस थे in the French court under Louis the 15th, and he is really considered the father of what's called the physiocratic school of economic thought and analysis. और physiocrats वो हैं जो कहते हैं that nature must rule by nature. The word physiocrat literally means nature's rule. They were the people who favored agriculture and the landed classes. यानी कि ये बेसिकली उस ज़माने के फ्यूडल लॉर्ड थे और ये कहते थे फ्यूडलिज्म यही, कैपिटलिज्म नहीं, ठीक है, ये बड़े प्रो फ्यूडल थे. और फ्रांस के अंदर इनकी बड़ी डिबेट और किने की खास तौर पे बड़ी डिबेट हो रही थी कॉलबेर के साथ. ये भी कॉलबर्ट नहीं कहते वो, अनलेस योर इंग्लिश और समथिंग, कॉलबेर इफ योर फ्रेंच, ठीक है ना. सो खैर, he argued that agriculture alone produces a surplus, and in fact उसने ये कहा कि manufacturing is sterile, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, ये स्टेराइल चीज़ है, इसमें कोई इजाफा नहीं होता. So anyway, he's saying manufacturing is sterile, agriculture is the best, east or west, manufacturing sucks. ठीक है, simple to understand it, not so complicated. अब क्योंकि उसको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का बड़ा पता था, क्योंकि वो डॉक्टर था खुद, फिजिशियन था, तो उसने उसी का एग्जाम्पल इस्तेमाल करके कहा कि देखो इकोनॉमी जो है उसमें भी मनी और कमोडिटीज़ वैसे ही सर्कुलेट करती हैं जैसे आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है. एक तरफ से ब्लड आता है, दूसरी तरफ से वापस जाता है, एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से वापस जाता है. इसी तरह से ऑक्सीजन कैरी करता है, टॉक्सिन्स वापस लेके आता है, वगैरह वगैरह, राइट. इसी तरह इकोनॉमी चलती है कि एक तरफ से पैसा यूँ घूमता है और पैसे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चीज़ें घूमती हैं. और किन लोगों के दरमियान घूमती हैं? उन तीन तबकात के दरमियान जिनका जिक्र पहले हमने किया व्हेन वी स्टडीड कैंटलॉन. थैंक यू. ठीक है, अच्छा. सो दिस आइडिया ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, जब वो सर्कुलेट करती हैं उस सर्कुलेशन के अंदर वो मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं और वो कम भी हो सकती हैं, डिमिनिश भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं. तो इसी की राइटिंग से हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट का आइडिया जो है आया और सर्कुलर फ्लो का आइडिया आया. ये हमने बायोलॉजी से और हाँ क्या कहना चाहिए, मेडिसिन से ये तसव्वुर लिया. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस हॉरिबल टेबल, जिसको देख के आपने कहा होगा सर मेरा ख्याल है मैं ये कोर्स ड्रॉप कर दूँ तो बेहतर है. ठीक है, इतना छोटा लिखा हुआ है कि अव्वल तो पढ़ा ही नहीं जाता. मैंने इसको इनलार्ज किया, वैसे तो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा था, मैंने इसको इनलार्ज भी किया कि पढ़ूँ कि क्या लिखा है, 1/2 एक्सेट्रा, यहाँ जा रहा है ये 75 लिखा है वगैरह. बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इसमें 3 क्लासेज हैं. एक ये क्लास है विच इज़ द प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू एग्रीकल्चर, दिस इज द लैंडेड क्लास. एक ये क्लास है एक्सपेंडिचर ऑफ द रेवेन्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इज डिवाइडेड बिटवीन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड स्टेरल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये लेबरर्स की क्लास है. ठीक है, और एक ये तीसरी क्लास है जिसको कहता है स्टेराइल एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू इंडस्ट्री, यानी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये कैपिटलिस्ट वगैरह. ठीक है, स्टेराइल किस्म के लोग हैं. तो अब देखो वो क्या कहता है, कहता है सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. ओनली एग्रीकल्चर क्रिएट्स अ नेट प्रोडक्ट एंड अ सर्कुलर फ्लो ऑफ स्पेंडिंग एंड इनकम एंड देयरबाय रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सर्कुलर फ्लो. याद रखें कि वैल्यू कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये लोग, और ये लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं को वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं. बस ये बात याद रखनी है आपने. सो अब आप देखें कि उसको नाम देता है प्रोप्राइटरी से मतलब क्या है? लैंडेड क्लास. ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स. ठीक है, वो इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. आप समझेंगे प्रोप्राइटरी तो कैपिटलिस्ट भी होता है, मगर दैट्स नॉट व्हाट ही मीन्स. ठीक है, दूसरा प्रोडक्टिव क्लास है. प्रोडक्टिव क्लास से मतलब है कि लेबरर्स जो प्रोड्यूस करते हैं. और तीसरी क्लास को नाम ही उसने दे दिया स्टेराइल क्लास. ठीक है, मरना करना, दैट मीन्स क्लास ऑफ आर्टिजन्स एंड मर्चेंट्स जो कैपिटलिस्ट हैं. ठीक है, ये टेबल है, मगर इस टेबल को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए ये टेबल है जो कि एक बहुत अच्छी वेबसाइट ने बनाया है, जो कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट की वेबसाइट है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एकेडमिक वेबसाइट जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि वैसे ही कभी आप सैटरडे नाइट को सोच रहे हो कि व्हाट कैन आई डू फॉर फन टुडे, ओह आई हैव गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया, आई एम गोइंग टू गो ऑन दिस वेबसाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और मैं बैठ के इस वेबसाइट को पढ़ूंगा. ठीक है ना,
तो इट्स अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, रियली इट्स एक्सेलेंट। पहले तो कलर थीम अच्छे से कलर्स उसने बनाए हुए, भाई ग्रीन में है लैंडलॉर्ड, ये बीच में, ठीक है, थोड़े से ऊपर हैं थोड़े से नीचे हैं, ये ग्रीन में आगे लैंडलॉर्ड, जो उसके फेवरेट है ऑब्वियसली, वो खुद भी लैंडलॉर्ड है। अच्छा, उसके बाद ऑरेंज में है जी फार्मर, ये इस साइड पे सारे फार्मर आ गए, ठीक है, ये प्रोडक्टिव किस्म के लोग हैं, चंगे लोग हैं, कम कर देने, ठीक है। ये आ गए जी आर्टिजैन, आर्टिजैन से मतलब है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। आर्टिजैन वो होता है जो कोई क्राफ्ट्समैन होता है, काम करता है, सिटी का बंदा होता है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये रेड में थोड़ा सा आ गया फार्म लेबरर, और ये आ गया फॉरेन मर्चेंट, ठीक है। ये भी बीच में उसने हम डाल देते हैं ज़रा समझने के लिए कि कुछ चीज़ें बाहर से भी आती हैं वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पे हमने देखा कुछ, हमने ये फार्मर्स कैपिटल डाल दिया और हमने आर्टिजन का कैपिटल, इसको कैपिटल बना दिया कि ये एक्यूमुलेट कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। और ग्रीन में जो लाइनें हैं वो कैश हैं, ऑरेंज में जो लाइनें हैं ग्रेन है सॉरी, ये जो है वो क्राफ्ट्स की लाइनें हैं, ये लेबर इनपुट्स हैं रेड के अंदर, और ये फॉरेन इनपुट्स हैं। डोंट वरी, बस ग्रीन और ऑरेंज याद रखो, बाकी सब ठीक हो रहेगा, ठीक है। सो इफ यू हैवंट बीन कंफ्यूज्ड बाय द कलर्स, लेट्स स्टार्ट वो हमेशा लैंडलॉर्ड से करता है। वो कहता है ये देखो ये इनिशियल पोजीशन है, लैंडलॉर्ड जो है वो कैश देता है, ठीक है जी। लैंडलॉर्ड जो कैश है ना वो फार्मर को देता है। कुछ फार्मर के पास ग्रेन पिछले सीजन से होता है पड़ा हुआ, ठीक है, वो उस ग्रेन को भी यूज कर लेगा, कुछ लैंडलॉर्ड उसको देगा पैसे वगैरह, और ये इनिशियल इंजेक्शन कर रहा है। यहां पे भी देखो लैंडलॉर्ड जो है आर्टिजन को पैसे दे रहा है और वो चीजें वगैरह खरीद रहा है। अब एक जिगजैग का पीरियड आएगा, ये सेकंड वाला, यानी कि सारा साइकिल ऑफ प्रोडक्शन लैंडलॉर्ड शुरू करेगा और एंड बिल भी लैंडलॉर्ड ही आएगा। दे स्टार्ट एंड एंड द साइकिल, ठीक है। अब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड जो है ना इधर से निकल गया, उसने फार्मर को भी और आर्टिजन को भी से जो चीज़ें लेनी थी देनी थी वो दे ली कि भाई ये अब काम करना है, और अब काम शुरू होगा। काम शुरू होने से पहले अब लैंडलॉर्ड आउट ऑफ द पिक्चर हो गया, फार्मर है आर्टिजन है। फार्मर ने लेबरर को हायर किया, मैन्युफैक्चरर ने मर्चेंट से बाहर से कुछ चीज़ें मंगा ली, एट द सेम टाइम लेबरर ने आर्टिजन से कुछ चीज़ें मंगाई जो उसको चाहिए थी। इसी तरह मर्चेंट ने हो सकता है फार्मर से कुछ चीज़ें ली, आर्टिजन से ली, जिग जैग करके फार्मर के पास वो चीज़ें आ गई जो आर्टिजन से चाहिए थी, और आर्टिजन के पास वो चीज़ें आ गई जो फार्मर से चाहिए थी। बस जिग जैग का मतलब ये है कि इसने इसको चीज़ें दे दी, इसने इसको चीज़ें दे दी, ठीक है। They went through a laborer or they went through a merchant, but basically they started here because artisan also needs some food here to live and work, and farmer will need some stuff from the artisan like tools and other things, ठीक है। तो ये अब zigzag हुआ कि प्रोडक्शन के प्रोसेस से पहले फार्मर को जो यहाँ से चीज़ें चाहिए वो यहाँ से आ गई, और आर्टिजन को वहाँ से जो चीज़ें चाहिए वो वहाँ से आ गई। अब प्रोडक्शन का फेज, कैपिटल फेज शुरू होता है। इसके अंदर फार्मर ने एग्रीकल्चर कैपिटल, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रोसेस को शुरू किया, एग्रीकल्चर कैपिटल बनाया, यानी कि उसने जो उसके पास ग्रेन था, उसके बाद जो मशीनरी, जो टूल्स वगैरह उनको इकट्ठा करके अब प्रोडक्शन प्रोसेस में वो एंटर हो रहा है। इसी तरह आर्टिजन ने भी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन शुरू हुई, यानी उसने अपना अनाज और अपने टूल्स वगैरह इकट्ठे करके उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग। अब यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, जब प्रोडक्शन हुई, यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हुई, तो अब यहाँ पे आप देखें कि ग्रेन प्रोड्यूस हुई और यहाँ पे क्राफ्ट्स वगैरह प्रोड्यूस हुई, ठीक है। ग्रेन जो है फार्मर के पास आ गई या आर्टिजन के पास। ऑब्वियसली अब जो यहाँ ग्रेन है वो यहाँ वाली ग्रेन से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्शन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब उसने फार्मर ने वो ग्रेन ली और उसमें उसने एक हिस्सा जो उसने लैंडलॉर्ड को अदा किया, जो उसने रेंट देना था, ठीक है। आर्टिजन ने अपनी चीज़ ली, उसने बेच ली वगैरह आगे, और फार्मर जो है कुछ ग्रेन आगे लेके बढ़ जाता है कि भाई अब अगले साल के लिए कुछ ग्रेन वो खुद बचा लेगा, कुछ वो रेंट में लैंडलॉर्ड को दे देगा, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दोबारा से वहाँ से शुरू होगा। लैंडलॉर्ड के पास जो पैसे आए वो आर्टिजन से कुछ खरीद लेगा, फिर फार्मर से खरीदेगा, एंड सो द साइकिल कंटिन्यूस। सो आखिर में ये कि वो मर्केंटलिस्ट के बड़ा खिलाफ था, मैंने आपको बताया, कोलबेर के बड़ा खिलाफ था। कोलबेर हुकूमत को कह रहा था मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। ये कह रहा था ये तो स्टेराइल किस्म की चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है। इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस नो गेन इन वेल्थ, ही वुड से टू द सॉवरेन, टू द किंग। रीडायरेक्टिंग लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विल डिक्रीज द नेशंस ओवरऑल वेल्थ। लोग भी चले जाएंगे और कुछ पैदा भी नहीं होगा, कि ये तो बनाते ही कुछ नहीं। पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, इज लैंड इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेज, एंड फ्रांस हैज नथिंग टू ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड असाइड फ्रॉम फूड व्हिच एनीवे इट रिक्वायर्स फॉर इंटरनल कंजम्पशन। सो व्हाट डिड ही वांट द गवर्नमेंट टू डू? ही वांटेड द गवर्नमेंट टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, not to support manufacturing but to support agriculture. इसी में वो कहता था गवर्नमेंट की पावर है, and he wasn't altogether wrong for his own time period, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर फ्रांस was principally an agricultural country. मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम थी। कहता है मैन्युफैक्चरिंग बस उतनी करो
जितनी कि आपको ज़रूरत है कि भाई आप थोड़ा बहुत competitive रह सकें दूसरों के साथ। कहता है a country should concentrate on manufacturing only to the extent that the local availability of raw materials and suitable labor enables it to have a cost advantage over its overseas competitors. इसके अलावा थोड़ी सी cost advantage के लिए आप invest कर लो, मगर इसके अलावा there's no need to invest in it because value is not produced in manufacturing. It is only produced in agriculture. So this is the definitional slogan, whatever you want to call it, principle of the physiocratic school. Physiocrats जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि agriculture produces value, manufacturing does not produce value. So कहता है anything above that amount वो हम बाहर से खरीद लेंगे, एक टैक्स लगा दो लैंड पे, बस सिंगल टैक्स ऑन लैंड लगाओ, ये हर चीज़ पे इधर उधर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, and shift it. Now his whole argument has in a certain sense done a couple of things. One very important thing he's done, of course, is, as I've already told you, इसके उसने वो सर्कुलर फ्लो का आइडिया दिया कि देखो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हुई, उन्होंने आपस में जिगजैग करके एक्सचेंज करके प्रोडक्शन के बाद वो साइकिल वापस रिपीट हुआ, फिर जिगजैग हुआ, फिर आगे गया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगी तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबल होगी। सो एक पॉइंट पे तो उसने ये आपको बड़ा अच्छा मॉडल दे दिया, सर्कुलर फ्लो के आइडिया को मज़ीद और डेवलप किया, डायग्राम पूरा बना दिया आपको। आज का जो हम डायग्राम यूज़ करते हैं वो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में वो यूं वाला डायग्राम है जिसमें एक तरफ हाउस होल्ड्स होते हैं, दूसरी तरफ फर्म्स होती हैं और वो यूं करके मनी एंड कमोडिटीज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मगर दूसरी जो उसकी बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उसने फोकस अब इस चीज़ पे डालना शुरू कर दिया, सरप्लस, व्हाट प्रोड्यूसेस द सरप्लस। क्योंकि वो इन्वॉल्व इस चीज़ में था, वो कह रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस सरप्लस एंड मैन्युफैक्चरिंग इज स्टेराइल। So now the question became, what is surplus? What produces surplus? Many economists who read Quinet now began to ask this question: what produces surplus? How is it produced? Where is it produced? And so on and so forth. And that, of course, leads to the question of understanding what is surplus and what is surplus value. That's it. Thank you.